हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरी लगन व मेहनत से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के संबंधों के बारे में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे केंद्र और राज्यों के संबंधों की चर्चा भारतीय संविधान के किन किन भागों में की गई है और किन किन अनुच्छेदों में की गई है। और साथ ही साथ हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में पढ़ेंगे। और हम केंद्र राज्य संबंधों पर गठित कुछ आयोग एवं समितियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं सभी साथियों से एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और क्लास के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। भारतीय संविधान के भाग 11, 12 और 13 और 18 में केंद्र एवं राज्य के संबंधों की चर्चा पर्याय रूप से की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 245 से 293 में समाहित है। अब दोस्तों, हम चर्चा करेंगे केंद्र और राज्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 संसद का भारत के किसी क्षेत्र में कानून बनाना तथा राज्य की विधानमंडल द्वारा राज्य में कानून बनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु से संबंधित है। अनुच्छेद 247 कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 248 में विधायन की अपशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 250 में राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 251 में अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधान को अंगीकार करने से संबंधित है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर अमल करने के लिए विधायन से संबंधित है।
अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति से संबंधित है। अनुच्छेद 256 राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 257 कतिपय मामलों में संघ और राज्यों के ऊपर नियंत्रण से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 259 प्रथम अनुसूची के भाग बी में राज्यों के सशस्त्र बल से संबंधित है। अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। और अनुच्छेद 261 सार्वजनिक क्रियाकलाप, अभिलेख तथा न्यायिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों अथवा नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों के संबंध में न्याय निर्णय का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 268 में संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 269 में केंद्र के द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्यों को दिए जाने वाले कर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 270 में केंद्र तथा राज्यों के बीच लगाए गए वित्त अनुच्छेद 270 में केंद्र तथा राज्यों के बीच लगाए गए एवं वितरित किए गए कर का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 271 में संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 273 में जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात के लिए अनुदान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 274 में कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयक को जिनमें की राज्यों की भी रुचि है पर राष्ट्रपति की अनुशंसा लेने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 275 कतिपय राज्यों को संघ द्वारा अनुदान से संबंधित है। अनुच्छेद 276 व्यवसाय, व्यापार, कॉलिंग तथा रोजगारों पर कर से संबंधित है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की अनुशंसाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 282 संघ अथवा किसी राज्य द्वारा अपने राजस्व में से सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए व्यय से संबंधित है। अनुच्छेद 283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों तथा लोक लेखा में जमा धनराशि के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री अथवा खरीद पर करारोपण पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 287
बिजली पर करों से छूट से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 288 कतिपय मामलों में पानी तथा बिजली से संबंधित राज्यों द्वारा करारोपण से छूट से संबंधित है। अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति एवं आय का संघीय करारोपण से छूट से संबंधित है। अनुच्छेद 290 कतिपय खर्चों एवं पेंशन से संबंधित समायोजना से संबंधित है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार से संबंधित है। और अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा लिए गए उधार से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। केंद्र और राज्यों से के संबंध का अध्ययन 3 भागों में किया जा सकता है। नंबर 1 विधायी संबंध, नंबर 2 प्रशासनिक संबंध और नंबर 3 वित्तीय संबंध। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद भी इस विषय से संबंधित हैं। संविधान ने 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे संघ सूची के बारे में। संघ सूची, इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के मामले शामिल होते हैं जिसके संबंध में पूरे देश में एक प्रकार का कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत 98 विषय शामिल हैं, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय शामिल थे, जैसे शेयर बाजार, बंदरगाह, जनगणना, परमाणु ऊर्जा, नागरिकता, आयकर, कृषि के अलावा सेवा कर, निगम कर, विदेश व्यापार, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, समुद्री व हवाई मार्ग, स्टॉक एक्सचेंज, रक्षा, बैंकिंग, विदेश मामले, बीमा, संचार आदि ये सब संघ सूची के विषय हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे राज्य सूची के बारे में। राज्य सूची, इस सूची के अंतर्गत उन विषयों को शामिल किया जाता है जो स्थानीय महत्व के हैं एवं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत 61 विषय शामिल हैं, जैसे भूमि है, लोक स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, प्रादेशिक लोक सेवा है, सिंचाई है, गैस है, प्रति व्यक्ति कर है, शराब है, कृषि आय पर कर है, बाजार एवं मेले हैं, पुलिस है, कृषि है, जेल है, मत्स्य पालन है, सार्वजनिक व्यवस्था आदि यह सब राज्य सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है।
दोस्तों अब हम बात करेंगे समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची, इस सूची के अंतर्गत शामिल विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। परंतु यदि दोनों कानूनों में विरोध होता है तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून प्रभावी होगा। वर्तमान में इस सूची के अंतर्गत 52 विषय शामिल हैं, जैसे शिक्षा है, वन है, विद्युत है, दंड विधि है, कारखाने हैं, मजदूर संघ है, चिकित्सा है, वृत्तियां हैं, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं हैं, न्याय का प्रशासन है, सिविल प्रक्रियाएं हैं, श्रम कल्याण है, विवाह एवं तलाक आदि। यह सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को होता है, अर्थात इन पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों कानूनों में विरोध हो जाता है तो जो केंद्र द्वारा निर्मित कानून होगा वो प्रभावी होगा। नोट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समवर्ती सूची में 5 विषय राज्य सूची से शामिल किए गए। नंबर 1 शिक्षा, नंबर 2 वन, नंबर 3 है नाप और तौल, नंबर 4 है न्याय का प्रशासन और नंबर 5 है वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण। नोट, भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय हित के संबंध में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्तियां। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपने उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है, तब संसद राज्य सूची में निहित किसी विषय पर कानून बनाए तो संसद को यह शक्ति प्राप्त हो जाती है। संसद द्वारा निर्मित इस प्रकार का कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है, किंतु राज्यसभा प्रत्येक बार संकल्प पारित करके इसे कई वर्ष तक बढ़ा सकती है, परंतु इसे एक बार में 1 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता। यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकती है, लेकिन राज्य कानून एवं संसदीय कानून के बीच असहमति होने पर संसदीय कानून ही प्रभावी होगा। उक्त प्रकार का कानून वर्ष 1950 में संसद द्वारा व्यापार तथा वाणिज्य के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यदि आपातकाल प्रभावी हो जाए तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के मामलों की शक्तियां अधिग्रहित कर लेती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 माह पश्चात तक यह व्यवस्था प्रभावी रहेगी। ऐसा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 250 में उल्लेखित है। यहाँ पर राज्य विधानमंडल की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होती है।
लेकिन इसमें भी टकराव की परिस्थिति में संसदीय कानून ही प्रभावी रहता है। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अनुच्छेदों में भी इस विषय से संबंधित हैं। प्रशासनिक उत्तरदायित्व के विभाजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, कानून का बेहतर कार्यान्वयन करना। नंबर 2, केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करना। नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करना। केंद्र और राज्य के बीच समन्वय हेतु अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं, जैसे केंद्र एवं राज्यों में लोक अधिनियमों रिकॉर्डों के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास व साख प्रदान की जानी चाहिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 261 में उल्लेखित है। संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद का गठन व प्रावधान करता है। संसद या राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधानमंडल को अथवा इसके विपरीत कार्यों का पारस्परिक हस्तांतरण किया जाना चाहिए। संचार के साधनों के निर्माण व रखरखाव, रेलवे की सुरक्षा, मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान आदि के संबंध में केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना चाहिए। प्रशासन में उच्च कीर्तिमान को बनाए रखने के लिए केंद्र एवं राज्यों के संयुक्त नियंत्रण के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी हैं। कराधान शक्तियों का आवंटन। संविधान ने केंद्र एवं राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से शक्तियों का आवंटन किया है। संसद के पास संघ सूची के संबंध में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के संबंध में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद के पास संघ सूची के संबंध में कर निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त है और राज्य विधानमंडल के पास राज्य सूची के संबंध में कर निर्धारण का विशेष अधिकार प्राप्त है। संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को समवर्ती सूची पर कर निर्धारण का अधिकार प्राप्त है। समवर्ती सूची पर कर निर्धारण संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कर सकते हैं। कर निर्धारण की अपशेषीय शक्ति संसद के पास है। इस उपबंध के अनुसार संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। संविधान कर की उगाही एवं संक्रमण शक्तियों में अंतर स्पष्ट करता है और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्ति के उपयोग की शक्ति का निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि आयकर की उगाही और ऋण एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है, परंतु इसकी प्राप्तियों को केंद्र व राज्यों के बीच बांटा जाता है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग और समितियों के बारे में। तो पहली है प्रशासनिक सुधार आयोग। इस आयोग को केंद्र सरकार द्वारा मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में वर्ष 1966 में गठित किया गया, लेकिन वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के संघीय मंत्रिपरिषद में सम्मिलित होने के पश्चात हनुमंतैया का आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन हेतु एमसी सीतलवाड़ के अधीन एक दल का गठन किया गया और अंतिम रिपोर्ट 1969 में केंद्र सरकार को सौंप दी गई। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने हेतु 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। दूसरी है राजमन्नार समिति। इस समिति की सिफारिशें केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय संबंधों से संबंधित हैं। इस समिति का गठन वर्ष 1969 में डॉक्टर बीपीजी राजमन्नार की अध्यक्षता में हुआ था तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1971 ईस्वी में प्रस्तुत की। तीसरी है भगवान सहाय समिति। इस समिति ने मात्र राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जो भगवान सहाय समिति थी, इसने राज्यपाल तथा मुख्यमंत्रियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चौथी है सरकारी आयोग। 9 जून 1983 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों पर एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग में 2 अन्य सदस्य एस.आर. सेन तथा बी. सुब्रमण्यम थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1987 में सरकार को सौंपी, जो वर्ष 1988 में प्रकाशित हुई। इस आयोग की मुख्य सिफारिशों में अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश थी। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया। पांचवा है पुंछी आयोग। केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए अप्रैल 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया। इस आयोग का गठन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग ने संघ एवं राज्यों के मध्य मौजूदा व्यवस्थाओं के कामकाज, प्रशासनिक संबंधों, विधायी संबंधों और राज्यपालों की भूमिका समेत सभी क्षेत्रों में शक्तियों, कार्यों तथा जिम्मेदारियों के संबंध में न्यायालयों की विभिन्न घोषणाओं की जांच एवं समीक्षा की। इसके अतिरिक्त समिति को पंचायती राज्य संस्थाएं, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय संबंध, अंतर्राज्यीय नदी जल सहित संसाधनों का बंटवारा आदि के संबंध में सिफारिशें करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।
इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम को सौंपी थी। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम करेंगे इससे संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। दोस्तों, हमारा आज का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1988 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1990 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1992 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? 1988 में, 1990 में, 1992 में, या फिर 1994 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1990 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 केंद्र एवं राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अंतर्राज्यीय परिषद के संगठन या गठन का प्रावधान करता है, और अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश से की गई थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। नंबर 1, राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, नंबर 2, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, नंबर 3, राज्य का दर्जा होने के कारण, या फिर नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी चारों। यह प्रश्न यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो दोस्तों, आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है। नंबर 1, राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण, नंबर 2, क्षेत्रीय आयामों के होने के कारण, नंबर 3, राज्य का दर्जा होने के कारण, नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी 1, 3 और 4, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4 सही हैं।
3 नंबर गलत हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं राज्य का दर्जा होने के कारण। यह गलत है क्योंकि दिल्ली तो यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनमें देख लो 3 किसमें नहीं है, इसमें भी 3 है, ये भी गलत है। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं होगा। ये तो वैसे ही नहीं होगा फिर। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? ऑप्शन नंबर ए, केवल केंद्रीय सरकार को। ऑप्शन नंबर बी, केवल राज्य सरकार को। ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। या फिर ऑप्शन नंबर डी, केवल स्थानीय सरकारों को। यह प्रश्न यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदत्त हैं? केवल केंद्रीय सरकार को, केवल राज्य सरकार को, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को, या फिर केवल स्थानीय सरकारों को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। क्योंकि समवर्ती सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए, भाग 10। ऑप्शन नंबर बी, भाग 11। ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। या फिर ऑप्शन नंबर डी, भाग 13। यह प्रश्न यूपीपीएससी बीईओ एग्जाम 2020 में पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? भाग 10, भाग 11, भाग 12 या भाग 13? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद। ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं।
यह प्रश्न यूपीपीएससी जीडीसी एग्जाम 2012 में पूछा गया है। तो सभी साथी बताएं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य निम्नलिखित में से कौन करता है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्र सरकार, योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 268 से 293। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 256 से 263। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 300 से 310 या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245 से 255। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 245 से 255। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित है। ऑप्शन नंबर ए तीसरी अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर सी 5वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है। तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची या फिर 7वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण मिलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भाग 8। ऑप्शन नंबर बी भाग 22। ऑप्शन नंबर सी भाग 11 या फिर ऑप्शन नंबर डी भाग 9। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। भाग 8, भाग 22, भाग 11 या भाग 9।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11। भारतीय संविधान का भाग 12 केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय खालिस्तान के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ऑप्शन नंबर बी, अपशेषी शक्तियां। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। या फिर ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। तो दोस्तों आप सभी इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में कृषि आय पर कर का विषय खालिस्तान के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची। ऑप्शन नंबर बी, अपशोषी शक्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। या फिर ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। ऑप्शन नंबर बी, 2003 में। ऑप्शन नंबर सी, 1997 में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, 2011 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया? 2007 में, 2003 में, 1997 में या 2011 में? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2007 में। 2007 में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति एम पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट सूची में। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे उल्लेखित हैं। ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची में। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची में। ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में।
वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वे समवर्ती सूची में उल्लेखित हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 6ठी अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची। केंद्र राज्य संबंध 7वीं अनुसूची में है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक और सामाजिक योजना। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ या फिर ऑप्शन नंबर डी आर्थिक सामाजिक योजना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रकाश स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्य के मध्य संबंधों की। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, सरकारी आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर बी विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, ऑप्शन नंबर सी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था।
राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए केंद्र, ऑप्शन नंबर बी राज्य को, ऑप्शन नंबर सी केंद्र व राज्य दोनों को, ऑप्शन नंबर डी किसी को नहीं। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? केंद्र को, राज्य को, केंद्र व राज्य दोनों का, या फिर किसी को नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र को। भारतीय संविधान में अपशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? जो भारतीय संविधान में तीनों सूचियां से संबंधित व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है? नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा के संविधान से, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो सभी साथी जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, भारतीय संविधान में तीनों सूचियों से संबंधित व्यवस्था निम्नलिखित में से कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचित सुधार से, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय संघ राज्य पद्धति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नए राज्यों का सृजन से। तो सभी साथी जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न है, पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से, ऑप्शन नंबर बी निर्वाचित सुधार से, ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय संघ राज्य पद्धति से, या फिर ऑप्शन नंबर डी नए राज्यों के सृजन से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र राज्य संबंध से। पुंछी आयोग की रिपोर्ट केंद्र राज्य संबंध से संबंधित थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18 सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है। ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची का, ऑप्शन नंबर बी अपशिष्ट सूची में, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची में, या फिर ऑप्शन नंबर डी संघीय सूची में। तो सभी साथी जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय है समवर्ती सूची में, अपशिष्ट सूची में, राज्य सूची में, या फिर संघीय सूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को खालिस्तान में सूचीबद्ध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में, ऑप्शन नंबर बी संघ सूची में, ऑप्शन नंबर सी राज्य सूची में, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपशिष्ट सूची में। तो सभी साथी जरूर बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को खालिस्तान में सूचीबद्ध किया गया है। समवर्ती सूची में, संघ सूची में, राज्य सूची में, या फिर अपशिष्ट सूची में। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए समवर्ती सूची में। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोशी, खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए कृषि आय पर कर, ऑप्शन नंबर बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, ऑप्शन नंबर सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, या फिर ऑप्शन नंबर डी रेलवे। तो सभी साथी जरूर बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। कृषि आय कर पर, शेयर बाजार और वायदा बाजार, दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, या फिर रेलवे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी रोजगार और बेरोजगारी,
या फिर ऑप्शन नंबर डी, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। तो दोस्तों आप सभी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? भूमि और भवन पर कर, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, रोजगार और बेरोजगारी, या फिर श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमि और भवन पर कर। यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि और भवन पर कर, ऑप्शन नंबर बी, पथकर, ऑप्शन नंबर सी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, डाकघर बचत खाते। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? भूमि और भवन पर कर, पथकर, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, या फिर ऑप्शन नंबर डी, डाकघर बचत खाते। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।